स्वागत है आप सबों का एमटीसी ऑनलाइन क्लास कुरेठा में। आपके लिए मैं व्याकरण का पार्ट 4 लेके आया हूं और इस पार्ट में हम देखेंगे कृदंत, वाच्य और अव्यय, जिसको हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। आप सबों ने शब्द के प्रकार में पढ़ा होगा कि रूपांतरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। तो आज हम अविकारी शब्दों को देखेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक है हमारा कृदंत। क्री लगा है और साथ में दंत मतलब अंत लगा हुआ है, यानी कि क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय। आपको बहुत जल्द मैं प्रत्यय और उपसर्ग भी पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जान ले कि प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होगा। प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जब लगता है, कोई भी शब्द किसी शब्द के अंत में लगकर इनके अर्थ में, भाव में जब ये परिवर्तन ला देता है तो ये कहलाता है प्रत्यय। ठीक उसी प्रकार किसी शब्द के पहले आकर कोई और शब्द जुटता है और ये संपूर्ण शब्द के भाव अर्थ में परिवर्तन ला देता है तो इसको हम कहते हैं उपसर्ग। चूंकि यहाँ क्रिया के अंत में लगेगा तो अंत में लगने वाले को हम क्या कहेंगे, प्रत्यय। तो कृदंत की परिभाषा हम देख लेते हैं। क्रिया या धातु, संस्कृत में क्रिया को ही धातु कहा जाता है, के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहेंगे, क्योंकि अंत में लग रहा है तो कृत प्रत्यय। और इससे बनने वाले शब्दों को हम कृदंत कहते हैं। अगर आप कृत अर्थात अंत में लगने वाले प्रत्यय को देखें तो एक हमने लिया है उदाहरण के रूप में वाला, और क्रिया हमने लिया है गाना। अब इस क्रिया के अंत में हम वाला अगर जोड़ दें तो इससे ये एक संज्ञा बन गया जिसका नाम हो जाता है गाने वाला। तो आपने क्रिया और कृत को जोड़ करके एक संज्ञा बना दिया, ऐसे संज्ञा शब्द को हम कहते हैं कृदंत। ठीक उसी प्रकार हमारा कृत है हार, और क्रिया जो है वो है होना और हार को यदि हम मिला दे तो हमारे पास एक नया शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है होनहार, और ये क्रिया और कृत के मेल से ये भी बन जाता है हमारा संज्ञा, और इसी मिलन को हम कहते हैं कृदंत। चलिए अगला टॉपिक में, हमारा अगला टॉपिक है वाच। इसी को अंग्रेजी में आप कहते हो वॉइस। अंग्रेजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से हर साल प्रश्न आता है। यहाँ हिंदी में थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, थोड़ा लंबा परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है और इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए। देखिए, वाच मतलब होगा संभाषण। आप जो बात कह रहे हैं उसको कहने का तरीका। अंग्रेजी में अगर चले तो ये तरीका दो प्रकार से होता है। एक होता है एक्टिव, यानी कि सीधा सीधा कर्ता की प्रधानता होगी, और एक होगा पैसिव जिसमें कर्म की प्रधानता होगी। लेकिन जब आप हिंदी में चलोगे तो यहाँ पर तीन आ जाएगा। एक कर्ता तो होगा, फिर कर्म तो होगा, और साथ ही साथ इमोशंस हो जाएगा, अर्थात भाव की भी प्रधानता होगी। हिंदी शब्द है तो इमोशंस तो आना ही है। अब इनके अनुसार कहीं कर्ता के अनुसार, कहीं कर्म के अनुसार और कहीं भाव के अनुसार पुरुष वचन लगता है। पुरुष अगर आप कहें तो सर, जैसे आपने पढ़ा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वचन की बात करें तो आप कह सकते हैं कि एक वचन, आप कह सकते हैं बहुवचन। जैसे लड़का खाता है, अगर आप बोलोगे लड़का खाता है
तो यहाँ पर लड़का एक वचन है और इस हिसाब से हमने यहाँ लिखा लड़का खाता है। अगर हम यहाँ पर लड़के लिख दे, चूंकि ये एक वचन से बहुवचन हो जाता है, तो खात यहाँ पर अगर आप लिख दे लड़के खाता है तो ये आपका सही वाक्य नहीं हुआ। आपको इसको हटा करके लिखना होगा लड़के खाते हैं। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ है किनके अनुसार? कर्ता के अनुसार। तो ये चीजें कर्म के अनुसार भी हो सकती है और ये चीजें भाव के अनुसार भी हो सकती है। इस पूरा प्रक्रिया को ही हम कहते हैं वाच्य। अब बात करते वाच्य के भेद के, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो कर्ता के हिसाब से होगा उसको हम कहते हैं कर्तरी वाच्य। जो कर्म के अनुसार से चेंज होगा उसको हम कहेंगे कर्मवाच्य, और जो भाव के अनुसार से होगा उनको हम कहेंगे भाववाच्य। चलिए देखते हैं हम कर्तरी वाच्य को। इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है। अब नाम से पता चलता कर्तरी जो मुख्य भूमिका इसमें निभाने वाले हैं वो है कर्ता। ये अपने अनुसार से पुरुष वचन आदि को चेंज करवाएगा। देखिए परिभाषा, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तरी वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। मतलब पूरा का पूरा वाक्य निर्भर कर्ता पर करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखें, लड़का आम खाता है। यहाँ पर जो मेन क्रिया है लड़का, कर्ता जो, इसी के अनुसार से ये चेंज होगा। अगर यहीं पर लड़की आम, खाता के जगह क्या हो जाती? खाती। ये खाती किसके अनुसार से हुआ? लड़की के अनुसार से। अगर यहां हो जाता लड़के आम, अब यहां खाता के जगह आपको लिखना पड़ता लड़के आम खाते हैं। तो आपने यहां जो खाते बनाया किसके अनुसार से बनाया? लड़के के अनुसार। चूंकि आम ज्यों का त्यों है, आम में कोई परिवर्तन नहीं। लड़की आम खाती है, यहां भी आम ही है। लड़का आम खाता है, आम ज्यों का त्यों है। लड़के आम खाते हैं, आम ज्यों का त्यों है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है किनके अनुसार से? कर्ता के अनुसार से। इसीलिए इसे हम कहेंगे कर्तरी वाच्य। अब दूसरा देखेंगे कर्मवाच्य। यहां पर प्रधानता होगी कर्म की, तो क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। अब क्रिया नहीं कर्ता नहीं आएगा, कर्म आएगा। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, ध्यान देंगे, कोई न कोई पुस्तक पढ़ रहा है। जो पुस्तक पढ़ रहा है, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो कर्ता है। अगर वो पढ़ रहा है तो पढ़ने वाली बात को हम क्रिया कहेंगे, और क्या पढ़ा जा रहा है तो पुस्तक, इसको हम कहेंगे कर्म। तो कहानी पुस्तक पर, पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है। आम अगर है तो यहां पर लगा इसके अनुसार से जाता है। पुस्तक है तो जाता है। यही कलम होगा, कलम से लिखी जाती है। कहानी पढ़ी जाती है। यहां पर कर्ता अब्सेंट है, कौन पढ़ रहा पता ही नहीं है, कौन खा रहा पता ही नहीं है, लेकिन हमको पता है कि क्या खाया जा रहा है? आम खाया जा रहा है। पूरा घटना में मेन रोल कौन है? आम। कौन खा रहा पता नहीं, लेकिन संख्या किसकी घट रही है? आम की। कर्ता अब्सेंट है, मेन है कर्म। इसलिए ऐसे वाच्य को हम कहेंगे कर्मवाच्य। भाववाच्य, अब यहां पर ना तो कर्ता आएगा ना तो कर्म आएगा। वाक्य में कर्ता कर्म दोनों रहेगा, लेकिन फीलिंग अंदर तक करवा देगा। आपको लगेगा कि ओहो हो इसके अंदर कुछ न कुछ चीजें चल रही है। जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता है। अगर कोई कहेगा मुझसे बैठा नहीं जाता है, ऐसे हम कह देंगे मुझसे बैठा नहीं जाता है। क्या मेरा पैर टूटा हुआ? हमारे पास पैर भी है, कंबड़ भी है, हाथ भी है, मुंह भी ठीक ठाक है, लेकिन जब हम कहते हैं मुझसे बैठा नहीं जाता है तो अगला को लग जाता है कहीं न कहीं अंदर इसका दर्द है। कहेगा मुझसे खाया नहीं जाता। भैया दांत तो आपका 32 है ही, जीवा भी ठीक ठाक है, सुबह सुबह ब्रश भी किए हैं, तो फिर खाया क्यों नहीं जाता? खाया इसलिए नहीं जाता, हो सकता उसको किसी बात का दुख हो, कष्ट हो, कोई उसका अपना इस संसार से चला गया हो, या आप परीक्षा में फेल हो गए हो। उस स्थिति में भी आपसे खाया नहीं जाएगा। सोया नहीं जाता है, बिस्तर है, आंख है, मच्छरदानी भी लगा दीजिए, बिजली है तो पंखा भी चला दीजिए, फिर भी सोया क्यों नहीं जाता है? इसका मतलब अंदर में कोई न कोई बात चल रही है। तो कहानी जब अंदर से निकलेगी
तो मतलब इमोशन अर्थात भाव। तो यहां पर स्पष्ट है परिभाषा, क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिसे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है। जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, मतलब हो सकता मुझे दर्द है। उससे कहा नहीं जाता है, हम कहेंगे क्यों नहीं कहा जाता है, मुंह तो है, दांत भी है, माइक भी लगा दो, हर चीज दे दो, फिर कहा क्यों नहीं जाएगा। अब हो सकता है उसके अंतर्द्वंद में बहुत सारी व्यथा हो, कष्ट हो, बोलने का मन ही नहीं करता। कभी कभी आप लोगों से भी कोई पूछेगा, ए बताओ इसके बारे में, तुम कहता है मेरा मूड ऑफ है। अब ये मूड ऑफ कैसे होता है, स्विच ऑफ तो होता था, स्विच ऑन होता था, अब मूड भी ऑफ होने लगा। तो ये अंदर से बातें आई, इसको हम कहेंगे इमोशंस। चलिए अब हम बात करते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। हमने शब्द में आपको पढ़ाया था कि शब्द रूपांतरण की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में परिवर्तन लाया जा सकता है और अविकारी में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। वैसे शब्द को अव्यय भी कहते हैं और ये 4 प्रकार के होते थे, वहां पर भी हमने पढ़ाया था। एक पढ़ाया था क्रिया विशेषण, दूसरा बताया था हमने संबंधवाचक, फिर पढ़ाया था समुच्चयवाचक और पढ़ाया था विस्मयादि बोधक। आप पिछले वाले वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने वहां पर इसके बारे में पढ़ा था। अब यहां इसका डिटेल्स को पढ़ेंगे। अव्यय, सबसे पहले आप जान ही रहे हैं कि अव्यय या अविकारी शब्द वे हैं जिसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, चाहे परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो। अव्यय या अविकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, एकदम नहीं। जैसे एग्जाम्पल में धीरे धीरे है, तो आपने कभी नहीं सुना होगा धीरे धीरे, ओ धीरो धीरो, धारा धारा काम करना, इस तरह की बातें आपने नहीं सुना। आगे पीछे हम बात करते, आगे पीछे चलो, ऐसा नहीं कि लड़का है तेरे आगा पाछा चलो, लड़की है तो आगे पाछी चलो, ऐसा नहीं बोल सकते। हम लड़का हो चाहे लड़की, उसके लिए हम आगे पीछे का ही प्रयोग करेंगे, चाहे लिंग स्थान में परिवर्तन क्यों नहीं। अवश्य तुम अवश्य खाओ, अब लड़का है तो तुम अवश्य खाओ, अब लड़की है तो ऐसा ना कर तुम अवश्य ही खाओ, ऐसा नहीं कर सकते, परिवर्तन ला ही नहीं सकते। ऐसे शब्द को हम कहते हैं अवयव या अविकारी शब्द। अब बात करते हैं अवयव के भेद के बारे में। तो अवयव के 4 भेद होते हैं, अर्थात अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंधवाचक, तीसरा समुच्चयवाचक और चौथा विस्मयादि बोधक। हम बात करेंगे क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द। परिभाषा, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे तेज, जैसे राम दौड़ता है, राम तो हो गया कर्ता और दौड़ता हो गया क्रिया, लेकिन इस दौड़ना का भी तरीका होता है, एक होता बहुत तेज, एक होता है धीरे धीरे या औसत। तो अगर आप तेज लगा दो तो जी दौड़ने का भी विशेषण हो गया कि दौड़ रहा किस प्रकार से, तो तेज दौड़ रहा। किसी बच्चा को बुलाए, इधर हम दिखाएं उसको चॉकलेट, बच्चा तेज दौड़ा, और कुछ बच्चा जिसके पास क्षमता नहीं तेज दौड़ने का, वो भी दौड़ने का प्रयास करा ताकि चॉकलेट दूसरा आदमी ना ले ले। हम कहते थोड़ा धीरे धीरे दौड़ो, उसे कहते जल्दी आओ, तब धीरे धीरे दौड़ो, बच्चा चॉकलेट मिल जाओ, बच्चा धीरे धीरे दौड़ने वाला बहुत रफ्तार में दौड़ता है। तो क्रिया की विशेषता को बतलाने वाले को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं, क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन। क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक, चौथा परिमाणवाचक और 5वां प्रश्नवाचक। अब स्थानवाचक ऐसा शब्द जो स्थान के हिसाब से आएगा और वो अविकारी होगा। जैसे कोई व्यक्ति एक जगह खड़ा है तो हम उसको कह सकते हैं तुम वहां खड़े हो। अगर कोई यहां खड़ा है तो बोलेंगे तुम यहां खड़े हो। वह जहां रहेगा वहीं खुश रहेगा। जहां भी क्या है, आकाश नहीं, स्थान है। छत पे रहे, चाहे घर के अंदर रहे या बाथरूम में रहे,
आगे, तुम आगे रहो, स्थान होगा। पीछे स्थान, अगर हम बीच में है तो हमारे आगे कोई होगा, हमारे पीछे होगा। अब हम जहां पर वही कोई खड़ा होकर कहेगा हम आगे है, तो उसको आगे हम नहीं कहेंगे। तो स्थान के अनुसार से जो भी क्रिया विशेषण लगेगा उसे कहेंगे स्थानवाचक। अब है कालवाचक। नाम से पता चल रहा है इसमें समय बता जाए। जैसे आज क्या है? समय। कल मिलेंगे, परसों, तरसों, ये सारे शब्द आपको समय बता रहा है। अब आओ, जब होगा तब देखेंगे, तो जब, तब, कब, ये सारा का सारा समय बताएगा। समय बताने वाला क्रिया विशेषण है। अब तीसरा है रीतिवाचक। रीति नाम सुने होंगे लेकिन समझ में नहीं आता होगा। आप लोग गांव समाज में सुने होंगे रीति रिवाज, हमारे यहाँ का रीति रिवाज है। तो रीति का अर्थ क्या हुआ? तरीका। तरीका वैसे क्रिया विशेषण जो क्रिया के तरीका को बताता है। जैसे वह वैसा आदमी है। वैसा आदमी मतलब क्या? वैसा कोई परिभाषा है क्या? वैसा या कैसा आदमी है? तुम जैसा आदमी हो मैं भी वैसा आदमी। जैसा मतलब क्या? तुम्हारे ऊपर में कुछ लिखा हुआ नहीं, चाल चलन तरीका। तुम चोर हो तो मैं भी चोर हूं, यानी कि तुम डॉन हो तो मैं भी डॉन हूं। बाबू तुम अगर डरा सकते हो हम भी तुमको डरा सकते। तुम जैसा है वैसा। तुम मार सकते हो तो मैं भी मार सकता हूं। यह हो गया रीति, तरीका। उसका चाल चलन ठीक नहीं है। तो जब भी आपका एक्टिविटी पर कोई शब्द आपके काम की विशेषता को बतला दे, वैसे क्रिया विशेषण को हम कहेंगे रीति रिवाज। जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, कैसे 2 बार लिखा जा चुका है। ठीक, अवश्य, वह ठीक होगा, मतलब चाल चलन बढ़िया। अब चौथा है परिमाणवाचक। विशेषण में हमने परिमाणवाचक पढ़ा था, जिसमें मात्रा का बोध हो। कितना, इतना, बहुत, छोटा, बड़ा, ये क्या बता रहा? परिमाण। और ये परिमाणवाचक विशेषण आपके क्रिया में आपके परिमाण को बताएगा। जैसे वह खाता है, हो सकता है पेटू है। खाता है तो खाता तो सब है, लेकिन इसके आगे लगा देंगे बाबू एक आदमी आया है खाने के लिए, उसको ठीक ठाक से खिलाना, क्योंकि वह खाता है, कम नहीं बहुत। उसके थाली में जो मात्रा होनी चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत। हम लोग अगर 4 पूरी खाते हैं तो लगभग 12 पूरी खाने वाले। हम लोग 100 ग्राम सब्जी तो आधा किलो से ऊपर सब्जी खाएगा। मात्रा बहुत ज्यादा। तो जब क्रिया के आगे ये बहुत लगा हुआ और ये किसके बारे में बता रहा है? मात्रा। तो इस क्रिया विशेषण को हम कहेंगे परिमाणवाचक। अब कहानी होगी प्रश्नवाचक। नाम से ही प्रश्न पूछेंगे। क्यों? अब कोई लड़का सुबह सुबह दौड़ता है, एक बच्चा पूछा ये लड़का पागल है क्या, क्यों दौड़ता है? दौड़ता के आगे क्या लगा दिए? क्यों? बोलेंगे आर्मी में जाएगा, पुलिस में जाएगा। पढ़ता है, तुम सुबह सुबह पढ़ रहा है, हल्ला हल्ला करके उधर से आदमी कहेगा ये क्यों पढ़ता है? तो आगे चल के विद्वान बनना चाहता है, IAS IPS पदाधिकारी के रूप में सेवा करना चाहता है। कैसे खाता? कोई खा रहा है, बहुत लोग सीधा सीधा खाता, किसी खाने का स्टाइल अलग अलग होता है। कोई तो इसे उठाया सीधे मुंह में घुसा दिया, सबका अलग अलग होता है। कैसे खाता है? तो तरीका। तो यहां पर तरीका है, लेकिन तरीका के साथ क्या है सर? प्रश्न। तो प्रश्न पूछे जाने वाले क्रिया विशेषण को प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हम कहते हैं। चलिए अगला, संबंधवाचक। अव्यय या अविकारी शब्द में दूसरा आपको हमने बताया था संबंधवाचक। इसी को जब आप अंग्रेजी ग्रामर में पढ़ोगे तो वो होगा प्रीपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश के लिए, लंबा टॉपिक होता है, लेकिन यहां ज्यादा लंबा नहीं होगा। जिस अव्यय शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों या वाक्यों से बतलाता है, उसे संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। इसका काम है सर संबंध बताना।
संबंध कैसे बताओगे? जैसा राम वैसा श्याम। अगर यहां राम और श्याम को लिखे तो राम श्याम के बीच कोई संबंध नहीं। अब लिख दो जैसा राम वैसा श्याम। तो श्याम राम के बीच में संबंध कौन बताया? जैसा और वैसा। अब यहां है राम और यहां है बहन, इधर है राम, बहन किसका? तो अगर लगा दे कि राम की बहन, खाली बोल दे राम बहन। अब बहन मतलब क्या? पूरा दुनिया का बहन, किसी न किसी का बहन होगा। तो राम की बहन, ये जो की शब्द है ये क्या है? संबंध बतलाने वाला अविकारी शब्द है। अब प्रश्न आएगा संबंधवाचक अव्यय के या संबंधवाचक अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 2 प्रकार के। पहला संबंधवाचक अव्यय और दूसरा अनुबंधवाचक अव्यय। संबंधवाचक अव्यय क्या है? कि यह विभक्ति के बाद आता है। विभक्ति संस्कृत में आप पढ़ोगे तो चिन्ह होता है जिसको आप कारक के अनुसार बदलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में, कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो चिन्ह आ रहा है इसको आप कहेंगे विभक्ति। और ये नंबरिंग होता है। जैसे कर्ता ने, तो कर्ता कौन सा होगा? प्रथम। कर्म कौन सा होगा? द्वितीय। ये विभक्ति। और इसके साथ चिन्ह होगा और उसके बाद यदि कोई शब्द आता है, कैसा शब्द? अविकारी शब्द, तो वैसे शब्द को हम कहेंगे संबंध। जैसे घर के बाहर, यहां संज्ञा है और ये विभक्ति है, इसके बाद क्या लगा है? बाहर होनी चाहिए, घर के बाहर। जबकि अनुबंध में आप क्या देख रहे हैं? यह संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद आता है। अब देखिए यहां घर है संज्ञा, इसके जस्ट बाद है क्या? तक। क्या घर और तक के बीच में कोई भी विभक्ति है? नहीं। विभक्ति में कर्ता ने, कर्म को ने आएगा, को आएगा, करण से आएगा, फिर काके की होगा, में होगा, पर होगा। ये सारे विभक्ति शब्द अगर आते हैं इसके बाद संबंधवाचक शब्द का प्रयोग होता है तो वो कहलाएगा संबंध। लेकिन डायरेक्ट संज्ञा के बाद होता है तो वो क्या होगा? अनुबंध। तो ये आपका संज्ञा है और ये आपका क्रिया विशेषण है। और इसका पहचान क्या होगा? कि ऐसे शब्द हमेशा योजक चिन्ह के बाद आएंगे। घर तक, वहां तक, राजा तक, रानी तक, ये सारे शब्द। समुच्चयवाचक अगला है आपका समुच्चयवाचक। 2 शब्दांशों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चयवाचक कहते हैं। सर ये समुच्चयवाचक को हम संयोजक शब्द भी कहते हैं, जोड़ने वाला। और इसी को अंग्रेजी में कंजंक्शन आप पढ़ते हैं। जैसे और, किंतु, परंतु, क्योंकि। जैसे राम श्याम खाता है। अब राम श्याम को कौन जोड़ देगा? और। राम श्याम खाता, राम और श्याम को जोड़ने वाला और। मैं पागल हूं तुम चोर हो, मैं पागल हूं तुम चोर हो को जोड़ने के लिए कोई न कोई शब्द ला सकते हैं। मैं पागल हूं किंतु तुम चोर हो, तो ये किंतु शब्द जो है वो हो गया आपका समुच्चयवाचक, जोड़ने वाला। समुच्चयवाचक के भेद। समुच्चयवाचक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा समानाधिकरण और दूसरा होगा व्याधिकरण। समानाधिकरण मतलब समानता बताएगा। जैसे राम और श्याम खाता है, ध्यान देंगे, राम श्याम खाता है, दोनों व्यक्ति का कार्य एक ही है, खाना। और दोनों कार्य को दर्शाने के लिए कौन सा शब्द करते हैं? और। जैसे राधा एवं रानी जाती है, राधा भी जा रही है, रानी भी जा रही है, दोनों का कार्य क्या है? एक, जाने का, इसलिए आपने वहां क्या लगा दिया? एवं। सोहन अथवा मोहन आएगा, यहां पर आकर जो काम करेगा कोई एक व्यक्ति आएगा, चाहे सोहन आए चाहे मोहन आए, काम एक ही होगा। अगर सोहन आता है वो टिकट बेचने का काम करेगा तो सोहन की जगह मोहन भी आएगा तो वो भी टिकट बेचने का ही काम करेगा।
काम समान है, इस स्थिति में लगने वाले समुच्चयवाचक शब्द को आप कहोगे समान अधिकरण समुच्चयवाचक शब्द। अब दूसरा है व्यधिकरण, इसमें समान नहीं होगा, ये कारण बताएगा। जैसे मैं पागल हूं इसीलिए, मैं पागल हूं इसलिए मैं मूर्ख हूं। वह गरीब है इसीलिए वह निराश है। वह विद्वान है क्योंकि उसने बहुत अधिक मेहनत किया है। तो विद्वान होने के लिए जरूरी है मेहनत करना। विद्वान और मेहनत के बीच में क्या है? क्योंकि राम खुश है क्योंकि वह धनी है। अब यहां बात कर लेते हैं, तो वह खुश होने का कारण क्या है? धनी। और दोनों को आपस में जोड़ रहा है कौन? क्योंकि। ये क्योंकि। अगला टॉपिक है हमारा विस्मयादि बोधक। अव्यय या अविकारी शब्दों के प्रकार में ये अंतिम प्रकार आता है जिसको आप कहोगे विस्मयादि बोधक। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक आदि का भाव हो उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। मतलब सीधा दिल को छुएगा। कोई व्यक्ति इस संसार से गुजर जाता, आहा मर गया, बेचारा चल गया, ओह कितनी गर्मी है, अंदर से फीलिंग हो रहा है। अब किसी मैच को आप जीत लेते हैं, ओहो हम जीत गए, वाह क्या बात है, वेल डन। कोई व्यक्ति कोई गंदा चीज को छू लेता है, छी 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 छी। तो जब आप अपने भाव को प्रकट करते हैं और भाव को प्रकट करने में जिन जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वैसे शब्दों को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। जैसे हाय, ओह, आहा, अरे, वाह, छी छी, ये सारे शब्द। व्याकरण की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 नंबर का प्रश्न बिल्कुल रहना ही रहना है। सबसे पहले हम वचन का डिफिनेशन को देखते हैं। शब्द के उस रूप को वचन कहते हैं जिससे उसके एक या अनेक होने का बोध हो। वैसा शब्द जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि सर इसमें एक है या एक से अधिक है। अगर ये स्पष्ट होता है तो उसे हम कहेंगे वचन। जैसे कोई बोला बालक और कोई बोलता है बालकों, स्पष्ट होता है कि ये शब्द जिसके मुंह से बालक निकला मतलब कि यहाँ एक बालक की बात कर रहा है। जैसे इसने कहा बालकों, स्पष्ट है कि यहाँ एक से अधिक बालकों की बात हो रही है। तो ये शब्द हमें संख्या को इंगित करता, संख्या बताता है, जिसे हम परिभाषा के रूप में कहेंगे वचन। वचन के प्रकार को अगर हम देख ले तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन जिससे एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे। जैसे लड़का हमने बोला मतलब एक लड़का, खिड़की हमने बोला एक खिड़की। बहुवचन जिससे एक से अधिक का बोध हो, यानी कि एक से अधिक 2, 4, 5, हजार, लाख, उसे हम कहेंगे बहुवचन। जैसे लड़के, जैसे हमने लड़के बोला मतलब इसमें लड़कों की संख्या जो है एक से क्या है? अधिक है। किताबें मतलब एक से अधिक किताबें हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए वचन के कितने भेद होते हैं तो आप कहोगे 2, एक वचन और बहुवचन। इम्पोर्टेंट ये है कि आपसे प्रश्न पूछेगा निम्न में स्त्री का कौन सा बहुवचन है, ऑप्शन लिखा रहेगा और वहाँ आप परेशान होंगे। इसलिए हम वचन बनाने के संबंध में कुछ नियम को हम लोग अब जानेंगे। क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है, तो वचन बनाने के कुछ नियम हैं। अगर आप इस नियम को जान ले आसानी से एग्जाम में आप बना सकते हैं। जैसे अगर आपको दे देगा सर स्त्री का बहुवचन है, ऑप्शन में रहेगा स्त्रियों, बी रहेगा स्त्रियां, सी रहेगा दोनों, डी रहेगा इनमें से कोई नहीं।
इस तरह से प्रश्न आपको परीक्षा में आएगा और आप कंफ्यूज भी कर सकते हैं। हो सकता है दोनों ना रह के यहाँ और कुछ दे देगा। स्त्री आ दे दिया। आप किनको मारोगे? आप सुनते आ रहे स्त्रियों, ये बात भी सुना होगा। स्त्रियां, ये बात भी सुना होगा। स्त्री आ, ये नहीं सुना होगा। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं। तो अब आपका कन्फ्यूजन हो गया सर स्त्रियों और स्त्रियां बोलचाल में, तो दोनों जे। तो ऑप्शंस में आपको स्त्रियों मिलेगा, स्त्रियां मिलेगा, स्त्रियां मिलेगा। इनमें से कोई, बहुत सारे बच्चे स्त्रियों को मार के आएंगे, बहुत सारे बच्चे स्त्रियां मारेंगे। ये दोनों तो लगभग नहीं ही मारेंगे, जो अररिया बच्चा होगा वही मारेगा। तो स्त्रियों और स्त्रियां में सही क्या होगा? तो भैया सही दोनों है, स्त्रियों भी सही है और स्त्रियां भी सही है। लेकिन आपके हिसाब से उपयुक्त क्या होगी? तो उपयुक्त जो होगी वो होगी स्त्रियां। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अगर यही ऑप्शन दोनों रहता तो आप ऑप्शन मारते क्या? सी, दोनों। ये चीजें इस टाइप से सवाल आएंगी और हर साल आई है, आती रहेंगी। अब यहां पर हम देखते हैं आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए बनाकर अगर किसी शब्द के अंत में आ लगा हो और साथ ही साथ वो पुल्लिंग हो अर्थात पुरुष जाति का हो, तो उसमें अगर आपको बहुवचन में कन्वर्ट करना है तो उसके लास्ट में आपको लगाना है ए। जैसे देखिए लड़का, लास्ट में आ लगा हुआ है, साथ ही साथ ये पुल्लिंग है, तो इसको आप बहुवचन में बदलोगे तो इसमें आपको लगाना केवल क्या है? ए। हमने लगा दिया लड़का में लड़के। कपड़ा पुल्लिंग है, ए लगाएंगे कपड़े। बच्चा पुल्लिंग है, ए लगाएंगे बच्चे। पहिया आ लगा हुआ है, ऐ कर लगाएंगे पहिए। गधा गधाएं। धोखा धोखे। दाना दाने। खाना खाने। ये आपको बनाना है इस प्रकार से। अगर थोड़ा सा आप रूल को देख ले, दूसरा रूल अगर आप देखो, आकारांत अगर स्त्रीलिंग हो, ये तो पुल्लिंग था, अगर यहीं पर स्त्रीलिंग हो तो क्या करोगे सर? तो अगर स्त्रीलिंग होता है तो उसके लास्ट में हम ए लगाएंगे। जैसे देखिए शाखा, शाखा। तो अगर आपका कन्फ्यूजन दूर न रहेगा, आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग को नहीं समझोगे तो शाखा को आप कह दोगे शाखे। नहीं, ये स्त्रीलिंग शब्द है, आपको लगाना है ए, इसलिए बनेगा शाखा ए। कथा, कथा का आप लगाओगे कथा ए। लता स्त्रीलिंग है तो आपको ए लगाना है तो लताएं। माताजी स्त्रीलिंग है हमारी तो माताएं। समस्या स्त्रीलिंग है, समस्याएं। सूचना स्त्रीलिंग है तो सूचनाएं। ये चीजें आपको याद रखनी है और ये याद रहेगी प्रैक्टिस पर। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीजें रहने वाली है नहीं। चलिए अगला नियम हम देखते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ के जगह ए लगाकर, अगर अकारांत, इससे पहले हमने पढ़ा था आकारांत, अंत में आ था, इस बार अंत में केवल अ रहेगा, मतलब कोई भी मात्रा नहीं लगा रहेगा। जैसे गाय, कोई भी मात्रा लगा हुआ नहीं है, अंत में क्या है सर? अ। तो इसको आप बदलोगे कैसे? यदि यह स्त्रीलिंग रूप में रहे तो आपको लगाना है ए। तो गाय से हो गया क्या? गाय। बात से बातें। बहन से बहनें। लता से लात से लातें। आंख से आंखें। पुस्तक से पुस्तकें। ये आपका हुआ बहुवचन। इकारांत अगर अंत में ई हो सर, सबसे महत्वपूर्ण यही से सवाल ज्यादा आता है, तो आप क्या करोगे? लास्ट में अगर आपको हर्षहीकार या दीर्घीकार मिले, देख रहे हैं सर, इसका तरीका क्या है सर? आप यहां पर या लगाओगे
कंडीशन क्या होगा, चाहे वो दीर्घिकार हो चाहे हर्षईकार, उसको पहले आप हर्षईकार में बदल दोगे। जैसे तिथि है, हर्षईकार ई लगा हुआ है, तो आपको इसमें क्या बदलना, या, तो क्या हुआ तिथि या। कहानी, कहानी, तो 9 में जो दीर्घईकार है इसको आपको क्या करना है, हर्षईकार तब आप लगाएंगे यहाँ, कहानियां। टोपी दीर्घईकार है, हर्षईकार लगाओ, बनेगा क्या, टोपियां। नारी, हर्षईकार लगाओ, फिर यहाँ नारियां। बहुत बच्चे इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर जाएंगे कि अगर उसको कह देगा सर नारी का स्त्रीलिंग रूप है, सॉरी बहुवचन है, तो ऑप्शन आपका इस प्रकार से दे देगा कि आप कंफ्यूज कर जाओगे। यहां दे देगा नारियों, अब यहां दे दिया नारियां, अब यहां दे दिया नारियां, अब यहां दे दिया नारिया। अब बच्चा कहां जाए तो कहां जाए, यहां बच्चा खिचड़ा करेगा, कुछ बच्चा इसमें मारेगा, कुछ बच्चा इसमें मारेगा, कुछ बच्चा इसमें मारेगा। लेकिन आपको मारना क्या है सर, जैसे हमने देखा दीर्घईकार या हर्षईकार, उससे पहले हम हर्षईकार में कन्वर्ट करेंगे, अब बाद में हम क्या लगाएंगे यहाँ, ऑप्शन नंबर क्या, सी। ये प्रश्न रहना ही रहना है। अगला हम देखेंगे अकारांत, इकारांत, उकारांत इत्यादि शब्दों में। अब सब का संयोग, चाहे कोई भी रूल हो, कोई भी शब्द हो, आकारांत रहे, इकारांत रहे, उकारांत रहे, इत्यादि कुछ भी रहे, उसमें हम ओ लगाकर उसको बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने पहला रूल पढ़ा था, लड़का का क्या, लड़के, इस लड़का में भी हम क्या लगा सकते हैं, ओ लगा करके इसको बहुवचन में बदल सकते हैं। तो ध्यान रहे क्या कि ऑप्शन में अगर ये लड़का का बहुवचन निकालने बोले और यहाँ आपका दे दे लड़का का लड़के, लड़को, और यहाँ दे दे लड़का, इसमें दे दे इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या मारना है सर। अगर ऐसा दे दे तो आपके पास लड़के भी है और लड़कों भी है, यहाँ ऑप्शन अगर लिखा रहता दोनों तो आंसर क्या हो जाता, दोनों। अगर ऑप्शन दोनों ना रहे, एक ही चुनने के लिए कहा जाए तो आप क्या चुनोगे, आपको चुनना क्या होगा, लड़के या लड़कों, कंफ्यूजन में रह जाओगे, तो आपको चुनना क्या होगा, लड़के, लड़कों नहीं, क्योंकि इन दोनों में जो सीनियरिटी है वो किसको मिला हुआ है, लड़के को। बाद बाकी ये जो है ओ वाला, ये पूरा का एक रूप है, सारांश है कि सर बोलचाल में ओ लगाकर भी हम इसको बहुवचन में बदल सकते हैं। चलिए अगला, अब एग्जाम में आपसे उपसर्ग से भी प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न पूछा जाएगा इसके परिभाषा से संबंधित, कहेगा उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ को बदल देता है। ऑप्शन में रहेगा उपसर्ग, बी रहेगा प्रत्यय, सी रहेगा तद्धित, डी रहेगा कृदंत। तो आपको परिभाषा याद होनी चाहिए कि जो शब्द पहले आकर शब्द के अर्थ को बदल देता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। यहां से प्रश्न आना ही आना है। अब उपसर्ग जुड़ता कहां है सर, आगे, और आगे आकर के उसके भाव में, उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। जैसे अर्थ है अधिक, अधिक, और इसके आगे आप लगा दो क्या, अति, तो आपका हो जाएगा क्या, अत्यधिक। शासन, शासन के आगे आप अनु लगा दो तो हो गया क्या, अनुशासन। मान, मान मतलब सम्मान है, और इस मान के आगे अगर आप लगा दो तो हो जाएगा क्या, अपमान, यानी कि जो सम्मान था उसका विपरीत शब्द यहां उत्पन्न कर दिया, किसने, अपने। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सर बताइए विद्यालय में कौन सा उपसर्ग है, विद्यालय में कौन सा उपसर्ग है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा और झकझोर कर देगा आपको। लेकिन झकझोर होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ऑप्शन देगा वी, बी देगा
विद, सी देगा विद्या और डी देगा आलय। अब आप देखोगे उपसर्ग की परिभाषा, तो परिभाषा केवल देख लो तो वो कह देगा सर जी पहले लगा है कौन सी, वी, आंसर मार के आ जाएगा, लेकिन उसका आंसर सही होने वाला नहीं। उपसर्ग और प्रत्यय निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है संधि विच्छेद, सबसे इंपॉर्टेंट। इसका एक वीडियो हम बहुत जल्द लेके आएंगे और ट्रिक द्वारा आपको संधि विच्छेद सिखाया जाएगा। संधि विच्छेद कर डाला तो उपसर्ग का प्रश्न झिंगा लाला। आपको विद्यालय का तुरंत में करना है संधि विच्छेद। कहोगे सर विद्या जोड़ क्या होता है, आलय, तो पहला वाला जो पर्सन है वो उपसर्ग कहलाएगी और दूसरा वाला जो पर्सन है वो प्रत्यय कहलाएगी। यहीं से आपको उपसर्ग भी मिलेगा, यहीं से आपको प्रत्यय मिलेगा। अगर आप ये कर डाले तो आपको आंसर नंबर क्या मिलेगा, सी मिलेगा और आप सही बना के आओगे। तो उपसर्ग की परिभाषा हमने जाना और इसके आगे वो लगता ये भी जाना, और इसको निकालना कैसे है, इसको निकालना है संधि से। जब हम संधि को पढ़ेंगे और विस्तार पूर्वक ये सारा का सारा उपसर्ग शब्द सॉल्व हो जाएगी। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रत्यय, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा प्रत्यय। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता है। वो पहले जुड़ता था और ये बाद में। जैसे आपने कहा वैया, तो वैया खाना खाने वाले के आगे अंत में वैया लगा दो तो उसको बना देंगे खवैया। ठेल, ठेल रे ठेल, ठेल को ठेल में आगे लगा देंगे तो वो बन जाएगा ठेला, ठेलने वाला सामान को ठेला। एना, एना से हमने बना दिया क्या, लेना। उसी तरह ईका, ईका से बनाएंगे टीका। अक्कर, अक्कर से हम बना देंगे बक्कर। उसी तरह आएगा आहट, आहट से हम बना देंगे घबराहट। इसी तरह से कई शब्द आएंगे। आइन, आइन से हम बना देंगे पंडिताइन, पंडिताइन। आली, आली से सब कोई जानते हैं साली, अब बजा देना ताली। इस तरह से आप प्रत्यय बना सकते हो और प्रत्यय में भी उसी तरीका से प्रश्न पूछा जाएगा जैसे कि उपसर्ग में पूछा जाएगा। जब मैं इसका ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा और बढ़िया से इसका सॉल्यूशन हम लोग सीखेंगे।